बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द इजी टॉपिक, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ अ क्रिटिकल प्रोसेस। ओके, दिस इज़ अबाउट द स्वेलोइंग, कि हम खुराक को निगलते किस तरह से हैं। नॉर्मली हम इस चीज़ पे गौर नहीं कर रहे होते, लेकिन इसके दरमियान कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए। और फिर इसके साथ ही रिलेटेड है पेरिस्टालसिस का प्रोसेस, कि खुराक को मुंह से निगल के और फिर उसके बाद हम हलक से होते हुए उस खुराक को स्टमक तक भेज देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आज के सेशन में हम देखेंगे। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। Alright students, the first part is the topic और this is about swallowing। खुराक को निगला किस तरह से जाता है। ओके, और स्वेलोइंग से पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक और चीज थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा दूं कि ओरल कैविटी के अंदर जो खुराक हम इंजेस्ट करते हैं, यानी वो सॉलिड और लिक्विड फूड का मिक्सचर जो हमने अपने मुंह में दाखिल किया, दाखिल हो जाने के बाद उसके दो स्टेप्स के जरिए डाइजेशन मुकम्मल की जाती है। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन, ऑलराइट, एंड द सेकंड वन इज केमिकल डाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, अब इन दोनों टर्म्स को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। मैकेनिकल डाइजेशन इज द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस। ऑलराइट, दांतों की मदद से खुराक को चबाना और फिर उसको छोटे छोटे जर्रात में तब्दील कर देना, दिस इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरी तरफ केमिकल डाइजेशन, इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उसकी बजाय क्या किया जाएगा, केमिकल्स के जरिए, और वो है हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड दीज कैटलिस्ट्स आर एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स में यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा सलाइवरी एमिलेज की बात हो रही है, जो पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है और पार्शियल डाइजेशन कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स की, बाकी डाइजेशन जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल की जाएगी। अब जब मैकेनिकल डाइजेशन और उसके बाद केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, साथ म्यूकस ऐड कर दी जाए, तो वो एक स्लाइमी सा छोटा सा ओवल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं बोलस। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक एंड द टर्म इज बोलस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बोलस के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आप याद रखेंगे। दिस इज सॉफ्टेंड, नरम की जा चुकी है ये खुराक, हार्डली डाइजेस्टेड, कुछ चीजें इसमें से हजम की जा चुकी हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं स्लाइमी ओवल लंप ऑफ फूड। ऑलराइट, वो खुराक जो किसी भी सूरत में अपने पसंदीदा खुराक की फॉर्म में आपने इंजेस्ट की, उसके बाद आपने उसको चबाया और फिर उसमें एंजाइम्स ऐड किए और वो एक छोटा सा मजीद बोलस बन गया। और अब इस बोलस के साथ क्या क्या प्रोसेसेस या क्या क्या स्टेप्स शामिल किए जाएंगे वो इस टॉपिक में हमने डिटेल से देखने हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैं चाहूंगा कि आप इन 3 पॉइंट्स को जो भी मैं मेंशन करने जा रहा हूं इनको जरूर नोट कर लें। The process of swallowing can be differentiated into 3 different parts. Okay? सबसे पहले नंबर पे this is oral, then it is pharyngeal, and the third one is esophageal. Alright students, अब ये तीनों पॉइंट्स मैंने यहां पे क्यों मेंशन किए हैं इनको समझ लें। सबसे पहली चीज ओरल स्वेलोइंग। ओके, जो काम हमने अपने मुंह में मुकम्मल किए उसके बाद कोशिश ये होगी कि इस खुराक को पुश करके आगे भेज दिया जाए ताकि ये खुराक की नाली से होती हुई स्टमक तक पहुंच जाए। ओके, अब इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो ओरल डाइजेशन का प्रोसेस है दिस इज वॉलंटरी। ओके, ये आपके कंट्रोल में है कि आप खुराक को निगलना चाहें तो अपनी मर्जी से अपने हलक से नीचे उतार दें। ओके, फिर उसके बाद जो दूसरे 2 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पे, द फेरेंजियल एंड एसोफेजियल, ये दोनों स्वेलोइंग के प्रोसेस दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इसको हम ये कह सकते हैं कि दे आर इनवॉलंटरी, ये आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। ऑलराइट, और इसको कंट्रोल कर रहा है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, एक दिमाग का हिस्सा है जिसका नाम है मेड्यूला ऑब्लंगेटा।
वहां से 9th क्रेनियल नर्व आ रही होती है और वो इस प्रोसेस को फर्दर कंट्रोल कर रही होती है। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो तीनों स्टेजेस हमने यहां पे मेंशन की हैं, इन तीनों स्टेजेस को बारी बारी हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, फैला लेते हैं कि किस तरह से ये काम मुकम्मल किया जाता है। द फर्स्ट वन इज ओरल स्वेलोइंग। इसमें क्या किया जाता है, ये अब हम सिर्फ पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए याद रखिएगा जो पहला ऑर्गन इन्वॉल्व है दैट इज टंग, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है दैट इज पैलेट। और पैलेट तालू, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं इनटू द बोनी पैलेट एज वेल एज इनटू द सॉफ्ट पैलेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो सारे का सारा स्ट्रक्चर यहां पे इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर हम अभी फिलहाल सिर्फ फोकस कर रहे हैं इन दोनों पार्ट्स के ऊपर। द फर्स्ट वन इज टंग एंड द सेकेंड वन इज पैलेट। ओके, अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो तालू वाला हिस्सा है, अगर आप अपनी जुबान की मदद से अपने मुंह की छत को टच करें तो आपको एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर फील होगा। और यहां पे एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का करिश्मा में नजर आता है कि जैसे ही जुबान खुराक को ऊपर की तरफ को पुश करे तो इसकी शक्ल की वजह से, जो बोनी पैलेट की शक्ल है, इसकी वजह से फूड को नेचुरली ऑटोमेटिकली पिछली जानिब धकेल दिया जाएगा और पीछे क्या मौजूद है, दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। ओके, जो नरम तालू जिसको हम कहते हैं, और वहां पे सिर्फ एक फ्लैप है स्किन का। इसका क्या काम है ये अभी हम स्टेप्स में मेंशन करते हैं। ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द टंग moves upward and backward. Alright students, अब इससे क्या मुराद है कि ये जो खुराक जो अभी हम निगलने जा रहे हैं, क्या किया जाएगा, जुबान जो कि स्केलेटल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसका क्या काम है, पहले ये ऊपर की जानिब को उठे और उसके बाद फिर ये पिछली जानिब को मूव करना शुरू हो जाए। अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट होना चाहिए, इसकी वजह से इफेक्ट स्टूडेंट्स ये होगा कि बिल्कुल इसी तरह के जैसे आप कोई एक टेनिस बॉल पकड़ें और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज करना शुरू हो जाए तो बड़ी स्पीड से एकदम आपकी फिंगर्स में से स्लिप हो जाएगी और बड़ी स्पीड से कहीं और जा गिरेगी। सेम यही काम यहां पे किया जा रहा है कि जुबान अपवर्ड मूव कर रही है और बैकवर्ड मूव कर रही है। इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि द फूड इट विल बी पुश्ड अलोंग द वॉल्स ऑफ द पैलेट। ओके, तालू की जानिब जोर लगाया जा रहा है जुबान की वजह से, और इससे एक तो फायदा होगा, और वो फायदा क्या होगा, ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग soft palate closes the nasopharynx. All right, the nasal passage. जी स्टूडेंट्स, अब ये जो बेनिफिट हमें हासिल हो रहा है जुबान की अपवर्ड मूवमेंट की वजह से, इसको जरा समझ लीजिए कि जैसे ही जुबान ऊपर की जानिब को मूव करेगी तो आपका जो सॉफ्ट पैलेट का एक छोटा सा एक्सटेंशन, जिसे हम हलक के अंदर ये जो एक छोटा सा लोब लाइक स्ट्रक्चर नीचे लटकता हुआ फील हो रहा है, जिसे कव्वा कहते हैं नॉर्मली, अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है फूड की मदद से इसको पुश किया जा रहा है तो इट विल बिकम मोर हॉरिजॉन्टल, और उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो ऊपर की जानिब को नाक की ओपनिंग्स आपके हलक में आके ओपन हो रही हैं उनको क्लोज कर दिया जाएगा ताकि खुराक कहीं ऊपर नाक की जानिब मूव करके ना चली जाए। ऑलराइट, तो पहला काम तो इसने खुद कर दिया। फिर इसके बाद जब जुबान पीछे की जानिब को मूव करके जाएगी तो आप गौर करें कि खुराक पिछले और फिर उसके बाद निचले हिस्से की जानिब पुश कर दी जाएगी। इसकी वजह से ये इम्कानात भी खत्म हो जाएंगे कि खुराक कहीं दोबारा वापस मुंह की जानिब ना आ जाए। तो दो पैसेजेस यानी कि नेजल पैसेज और ओरल पैसेज, इन दोनों को यहां पे बंद कर दिया गया है और अब खुराक के पास गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वहां पे स्टार्ट हो जाएगा किस चीज का, द फेरेंजियल स्वेलोइंग। ओके, और स्टूडेंट्स ये जो फेरेंजियल स्वेलोइंग वाला पार्ट है दिस इज समवट क्रिटिकल। किस तरह से क्रिटिकल है इसके लिए मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा when the tongue
moves back. It helps the epiglottis to close the opening of windpipe, that is glottis. जी स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट को भी समझ लीजिए जरा। अब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि जुबान ने खुराक को धकेला और जुबान की मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो हमारी सांस की नाली है, इसकी जो ओपनिंग होती है, जो ऊपर वाला सुराख है इसका, दैट इज नोन एज ग्लॉटिस। ओके, अब इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढकना मौजूद होता है, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है, जो यहां पे इस इमेज में आप देख सकते हैं, अब इस लिड लाइक स्ट्रक्चर को जुबान भी पुश कर रही है और फूड भी ऊपर से नीचे की जानिब को गिरना शुरू हो गया। अब यहां पे क्या किया जाएगा कि ये फौरन आपकी सांस की नाली को बंद कर देगा। जैसे ही इसने सांस की नाली को बंद करना है, तो इसका मतलब यह है कि अब ये इम्कानात कम हो चुके हैं कि कहीं आपकी खुराक के जर्रात, बेशक वो सॉलिड हैं या लिक्विड्स हैं, कहीं सांस की नाली में दाखिल ना हो जाएं। ऑलराइट, तो यहां पे एक काम तो कर लिया गया। फिर इसी को सपोर्ट करने के लिए एक और काम आपका लेरिंक्स भी कर रहा होता है, और वो क्या काम है इसको भी मेंशन कर लेते हैं। The larynx is your voice box, जहां से आवाज पैदा हो रही है, moves upward. Alright students, अब जरा इस पूरे प्रोसेस को हम सीक्वेंस में लेके आते हैं। जुबान पीछे की जानिब को मूव करके गई, इसकी मूवमेंट की वजह से फूड को नीचे पुश किया गया, और साथ ही एपिग्लोटिस जो है वो पहले की निस्बत थोड़ा सा नीचे की जानिब को बेंड हो गया। अब इसके बेंड होते साथ ही लेरिंक्स अपवर्ड मूव करेगा। अगर आप गौर करें कि जब आप खुद से कोई चीज निगलने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज स्वेलो करते हैं, तो आपका ये फ्रंट वाला पार्ट जो विंड पाइप है आपका, ये थोड़ी देर के लिए ऊपर मूव करता है और फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाता है। ऑलराइट, इसको हम सब ट्राई कर लेते हैं अभी से। ऑलराइट, सी, ये आप लोग गौर कर सकते हैं कि ये एक सेकंड के लिए ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता है। जैसे ये ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, इसका मतलब ये है कि उतनी देर तक खुराक को उसका असल रास्ता दिखा दिया जा चुका है, और वो रास्ता क्या है, दैट इज द एसोफेगस। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि यहां तक हमारी फेरेंजियल स्वेलोइंग का प्रोसेस मुकम्मल कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात खुराक को निगलने के दौरान एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खराबी पैदा हो जाती है, और इसकी बुनियादी वजह मैं मेंशन करने जा रहा हूं यहां पे। दिस एबनॉर्मल एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोन एज चोकिंग। ऑलराइट, और इसके लिए फिर एक और एस्पिरेशन की टर्म भी यूज की जाती है स्टूडेंट्स। अब चोक हो जाना, या जिसे हम आम जुबान में कहते हैं गोता लग जाना, ये स्टेट कब आती है? ओके, इस एबनॉर्मेलिटी को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। पहले मैं मेनली इसकी एक रीजन यहां पे मेंशन कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर। वो क्या है? देयर इज ब्रीथिंग और टॉकिंग प्लस ईटिंग और स्वेलोइंग। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखने में तो हमें यूं लग रहा है कि जैसे ये बड़े आसान से अल्फाज हैं, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप थोड़ा और बारीकी से गौर से इसको देखें तो हमें ये पता चलता है कि एक सेकंड की गलती भी इट मे लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। ओके, किस तरह से ये मौत का सबब बन सकता है? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इस एनिमेशन में आपको जो चीज फील हो रही है वो ये है कि आपने तो खुराक के इन ज़रात को निगलने की कोशिश की, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे कि जो एपिग्लोटिस के साथ ही स्लाइड होते हुए आके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्टक हो गए। ओके, अब देखें यहां पे दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला मसला तो ये है कि ब्रीथिंग और टॉकिंग, इसका मतलब ये है कि अगर आप खाने के दौरान या खुराक निगलने के दौरान बात करना शुरू हो जाएं, ओके, या फिर सांस लेना शुरू हो जाएं, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी सांस की नाली का जो
लिड था जिसको हमने एपिग्लोटिस कहा था वो फौरन ओपन होने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये खुलेगा तो इसका मतलब यह है कि खुराक के ज़रात बजाय खुराक की नाली में जाने के सांस की नाली में जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा ये है कि जब भी हम बोलना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारी सांस की नाली ओपन होनी चाहिए, क्योंकि सांस की नाली के टॉप के ऊपर तो लेरिंक्स पड़ा हुआ है जो हमारा वॉइस बॉक्स है जहां से आवाज निकल रही है। तो इस वजह से इवन कि अगर आप जोर से हंसने की भी कोशिश करेंगे तो उस सूरत में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये पार्टिकल्स फौरी तौर पे सांस की नाली में चले जाए। अगर तो आप एडल्ट हैं यानी कि बड़े हैं और समझदार हैं तो उस सूरत में तो फौरन एक कफ रिफ्लेक्स होता है, एक प्रेशर जनरेट किया जाता है फेफड़ों के अंदर, आपको जोर से खांसी आती है और उन पार्टिकल्स को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं। अब जैसे ये पार्टिकल्स वापस जाएंगे उसके बाद इनको दोबारा से एसोफेगस में या खुराक की नाली में भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब क्या है कि थोड़ी देर के लिए कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि सांस भी बंद हो जाए, और फिर अल्टीमेटली अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा तादाद में या कोई लिक्विड है और बहुत ज्यादा मिकदार में सांस की नाली के अंदर दाखिल होके लंग्स तक चला जाए तो उसकी वजह से डेथ भी पॉसिबल है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अगर बच्चे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर फौरन अगर कफ रिफ्लेक्स डेवलप नहीं भी हो रहा या उनके पास इतना इनफ प्रेशर नहीं है कि उन खुराक के ज़रात को उठा के बाहर भेज दें, तो फौरन उनको बेंड किया जाए और उनकी बैक के ऊपर थपकियां दी जाएं ताकि उन फूड पार्टिकल्स को आप आहिस्ता से अगली जानिब धकेलें और फिर वो उसको किसी ना किसी सूरत में निगल जाए। ऑलराइट, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि खुराक को निगलते हुए नॉर्मली हम इस चीज पे गौर नहीं कर रहे होते और फ्रीक्वेंटली बातचीत चल रही होती है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है कि अगर कुछ बड़े फूड पार्टिकल्स ज्यादा डीप चले जाएं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ का बायस बन सकते हैं। ऑलराइट, तो ये खुद भी इस पे अमल करें और दूसरों को भी इसकी ताकीद जरूर करें। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलें तो हमें पता चलता है वो ट्रैक्ट जहां से खुराक को जुबान और मुंह और गले से होते हुए पास किया जाएगा अप टू द स्टमक, ये वाला जो पोर्शन है जहां पे कोई भी एंजाइमेटिक सिक्रीशन रिलीज नहीं हो रही, दिस इज नोन एज एसोफेगस। ऑलराइट, और इसमें क्या हो रहा है, द प्रोसेस इज पेरिस्टाल्सिस। जी स्टूडेंट्स, पेरिस्टाल्सिस इसको आसानी के लिए मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, एसोफेजियल स्वेलोइंग। जी, खुराक की नाली के अंदर एक फर्दर एक और काम चल रहा है जिस प्रोसेस का नाम हमने रख दिया है पेरिस्टाल्सिस। इट इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आपके बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर कंप्लीट प्रोसेस स्वेलोइंग का पूछ लिया जाए तो एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऑलराइट, इस प्रोसेस में किया क्या जा रहा है ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। पहले जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं यहां पे स्टूडेंट्स ये जरा सुन लें। सबसे पहली चीज क्या है, वी नीड म्यूकस, द लुब्रिकेशन। ऑलराइट, वो म्यूकस जिसकी वजह से खुराक को मजीद स्लाइमी और स्लिपरी रखा जाएगा ताकि खुराक कहीं आपके गले में जाके या आपकी खुराक की नाली में अटक ना जाए, फौरन स्लिप होके आगे मूव करना शुरू हो जाए। फिर इसके बाद जो स्ट्रक्चर यहां पे इन्वॉल्व हैं, देयर आर द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल, स्टूडेंट्स याद रखिए लॉन्गिट्यूडिनल, स्टूडेंट्स याद रखिएगा द टंग इज अ स्केलेटल मसल, ओके, और जो यहां पे हम सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर स्मूथ मसल्स, ओके। अब इसका फर्क भी याद रखें, स्केलेटल मसल आपके बस में है, आपकी मर्जी के मुताबिक चल रहे होते हैं, जुबान को आप अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत दे सकते हैं, लेकिन जो खुराक की नाली के अंदर मसल्स हैं, अगर एक मरतबा खुराक जुबान ने आगे खुराक की नाली में धकेल दी तो उसके बाद आप उसको अपनी मर्जी से वापस ऊपर नहीं लेके आ सकते। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स, ये आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ऑलराइट, अब हम इसके प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं कि पेरिस्टाल्सिस में किया क्या जा रहा है या एसोफेजियल स्वेलोइंग इसको क्यों कहा जाता है। खुराक को हमने मुंह से गले में धकेला और उसके बाद इसको एसोफेगस की ओपनिंग तक पहुंचा दिया। अब एसोफेगस की ओपनिंग के ऊपर स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर मौजूद है, दिस इज द रिंग ऑफ मसल्स दैट इज नोन एज एसोफेजियल स्फिंक्टर। ऑलराइट,
अब ये जो एसोफेजियल स्फिंक्टर यहां पे आपको नजर आ रहा है, इस एसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या काम है? टू कंट्रोल द इनकमिंग ट्रैफिक टुवर्ड्स द एसोफेगस। ऑलराइट, और ये पहले वाला है, चूंकि आगाज में है तो इसको हम फर्स्ट एसोफेजियल स्फिंक्टर कह सकते हैं। जैसे ही खुराक एसोफेगस में दाखिल होगी तो यहां पे एक रिफ्लेक्स जनरेट किया जाएगा, और इस रिफ्लेक्स की मदद से क्या किया जाएगा कि अगले वाले जो मसल्स हैं वो फौरन डायलेट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और खुराक वहां पे आके रुक जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा कि जो खुराक के पिछली साइड पे मसल्स हैं वो फौरन कंस्ट्रिक्ट होना या कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही बैक साइड पे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और खुराक की अगली साइड पे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, तो इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एक अल्टरनेट वेव लाइक पैटर्न बना देंगे एसोफेगस के अंदर, और इस अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से खुराक को ऊपर से धकेलना शुरू किया जाएगा, और फिर स्टमक तक इसी तरह कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होगा और फिर स्टमक में खुराक गिर जाएगी। ऑलराइट, ये जो प्रोसेस पेरिस्टालसिस का चल रहा है, क्या देखने में ऐसा लगता है कि ये सारे का सारा ग्रेविटी ऑपरेटेड है, कि ग्रेविटी की वजह से खुराक जो है वो ऊपर से मूव कर रही है और नीचे स्टमक तक जा रही है? तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि आप में से कोई भी एक स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि फौरी तौर पे खुराक को खाएं, उसको अच्छी तरह से चबाएं और उसके बाद उसको निगल लें। ओके, जैसे ही अलग से खुराक पास हो उसके बाद हेड स्टैंड कर दिया जाए, यानी सर के बल खड़े हो जाएं। ओके, अब जैसे ही आप सर के बल खड़े होंगे तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो खुराक अभी जस्ट आपने निगली है वो एसोफेगस के अंदर मौजूद है और वो बारी बारी करके वापस मुंह की तरफ मूव करना शुरू हो जाए? क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी है? नो। ऑलराइट, और इसकी बुनियादी वजह क्या है? द स्ट्रेंथ एंड द पावर ऑफ द स्मूथ एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ योर एसोफेगस। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि क्या पेरिस्टालसिस ग्रेविटी डिपेंडेंट है, तो इसका भी जवाब होगा नहीं। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि ग्रेविटी असिस्ट जरूर कर रही है, कि अगर हम अपनी अपराइट पोजीशन में सीधे खड़े हुए हैं तो इस सूरत में जो खुराक मूव कर रही है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इसमें ग्रेविटी का कुछ ना कुछ रोल जरूर हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, पेरिस्टालसिस के ऑपोजिट भी एक प्रोसेस समटाइम्स चल पड़ता है, दैट इज नोन एज एंटी पेरिस्टालसिस। दिस प्रोसेस इज एंटी पेरिस्टालसिस। ओके, और आम जुबान में इस प्रोसेस को हम कहते हैं वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी कर देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें हमने इसका नाम ही क्या रख दिया है, उल्टी कर देना। इसका मतलब यह है कि पेरिस्टालसिस में द फूड इट वाज मूविंग डाउनवर्ड, लेकिन अगर कोई अनप्लेजेंट फीलिंग आ जाए या वो खुराक जो आप निगल चुके हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयली फूड मौजूद था, या आपको यह पता चला कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जो आपके लिए सेहतमंद नहीं है या नुकसानदेह हो सकती है, तो इस सूरत में बाज़ औक़ात एक ऑपोजिट रिफ्लेक्स पैदा किया जाता है, और उस ऑपोजिट रिफ्लेक्स के जरिए क्या किया जा सकता है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, खुराक सिर्फ एसोफेगस से बाहर नहीं आती, बाज़ औक़ात आपको एक बैक फ्लश फील होता है कि जिसमें आपको यूं लग रहा होता है कि जैसे तेजाबियत हो रही है और खुराक की चुभन जो है वो आपके गले तक फील होती है। इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से उस बैक फ्लश रिफ्लेक्स का आगाज किया गया स्टमक में, और स्टमक से एसोफेगस में, और एसोफेगस से फिर मुंह के जरिए खुराक को बाहर निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंटी पेरिस्टालसिस, और इसको हम आम जुबान में कह देते हैं वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी कर देना, और जो कुछ आपने खाया होता है उस सूरत में बाहर निकल आता है। ऑलराइट, बाज़ औक़ात तो ये एक सिम्टम है कि कहीं ना कहीं कोई बीमारी चल रही है, लेकिन समटाइम्स अगर आपने कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस वगैरह इनटेक कर लिए थे तो उस सूरत में स्टूडेंट्स जो वॉमिटिंग का प्रोसेस है इट इज अ हेल्पफुल प्रोसेस। ओके, फिर इसके बाद एक और टर्म आपकी बुक में मेंशन की हुई है, दैट इज हंगर पैंग्स। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो हंगर पैंग्स की टर्म यूज की जाती है, इसके लिए एक तो इससे मिलता जुलता उर्दू में मुहावरा मौजूद है कि पेट में चूहे दौड़ना। ऑलराइट, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो खुराक ना होने की सूरत में एकदम से आपको भूख के रिफ्लेक्सेस आना शुरू हो जाए स्टमक से, कि आपको यूं फील हो कि बहुत ज्यादा शदीद भूख लग चुकी है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? दैट इज द लो ग्लूकोज इन द ब्लड। ऑलराइट, अब इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस
को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? अगर आपके खून के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से कम होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा कि स्टमक कोलैप्सिंग और एक्सपेंडिंग मूवमेंट्स शो करना शुरू करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक अनप्लेजेंट और बाज़ औक़ात शदीद तकलीफदेह किस्म की रगड़ वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। उसके लिए स्टूडेंट्स अंग्रेजी में एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं नॉइंग फील करना, ऑलराइट। और ये एक तकलीफदेह किस्म की फीलिंग आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि दिस इज ड्यू टू द हंगर पैंग्स, ओके। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमेशा जो नॉइंग सेंसेशन पैदा हो रही है या ये जो तकलीफदेह किस्म की फीलिंग पैदा हो रही है, जरूरी नहीं कि ये आपको भूख लगने की वजह से ही हो, ओके। बाज़ औक़ात जब आप पेट भर के खाना खा लेते हैं तो जो स्टमक की वॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी होती हैं। उस सूरत में तो आपको ये फीलिंग आ रही होती है कि पेट भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही 12 से 24 घंटे गुजरने के बाद आहिस्ता 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 स्टमक की वॉल्स कोलैप्स करना शुरू होती हैं या कॉन्ट्रैक्शन इनमें स्टार्ट होती है, तो आपको फौरी तौर पे भूख लगने की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर तो वाकई खुराक की जरूरत है तो उस सूरत में आपको खुराक के इनटेक की जरूरत होगी। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि जो स्टमक की वॉल्स हैं वो आपस में ही रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से हंगर पैंग्स जैसी फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सब की सब चीजें याद रखिएगा कि स्वेलोइंग का प्रोसेस स्टार्ट तो ओरल कैविटी से हुआ और फिर उसका इख्तिताम जाके एसोफेगस के बाद स्टमक तक होगा और फिर पेरिस्टालसिस का प्रोसेस चल पड़ेगा जो कि अप टू द एंड ऑफ द इंटेस्टाइन्स कंप्लीट किया जाएगा। ऑलराइट, ये था हमारा आज का सेशन। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।